हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनीशा है और आप देख रहे हैं जिनीशा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग चाइनीज सिविलाइजेशन के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे, आज हम उनको कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने पिछले सेशन में चाइनीज सिविलाइजेशन की जो कुछ टॉपिक्स है, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है और उनके बारे में, जैसे उनके एग्रीकल्चर, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इन सब के बारे में हमने उस वीडियो में देखा था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं चाइनीज इन्वेंशन से। तो चाइनीज ने कई सारी इन्वेंशन की जो हमारे लिए काफी नोटेबल हैं, और वो जितनी भी इन्वेंशन है वो हम मॉडर्न डे में कहीं ना कहीं यूज करते हैं। जैसे प्रिंटिंग हम अभी यूज करते हैं। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी इमेज प्रिंट करनी होती है, हम प्रिंटर में डालकर प्रिंट कर लेते हैं। पर पहले की जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो कुछ अलग हुआ करती थी। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आपको वुडन ब्लॉक्स मिल रहे होंगे। तो हमें चाइना में ये जो प्रिंटिंग ब्लॉक्स होते हैं, इनका हमें एविडेंस अराउंड 500 एडी का मिला है। यानी 500 एडी में हमें ऐसे कुछ ब्लॉक्स मिले हैं, जिनके हेल्प से कह सकते हैं कि इस टाइम तक इनकी टेक्नोलॉजी जो थी वो काफी इनहेंस हो गई थी, कि ये प्रिंटिंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और 868 एडी में इन्होंने अपने जो बुक्स होती थी, इन्होंने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आप एक बुक देख सकते हैं जिन्होंने स्क्रॉल टाइप बनाया हुआ है। तो इस बुक का नाम है डायमंड सूत्रा। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट बुक है जो कि प्रिंट की गई थी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैंडरिन स्क्रिप्ट, और इन्होंने अपना एक फिगर बनाया हुआ है। तो उन्होंने जो लिखा हुआ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसको प्रिंट किया गया है, और ये इन्होंने बुक जैसे स्क्रॉल टाइप में बनाया। जैसे हमारी अभी बुक्स होती है, वैसे पहले बुक्स नहीं हुआ करती थी। पहले ऐसे स्क्रॉल टाइप में बनाई जाती थी, या ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट की ऐसे थ्रेड से बाइंडिंग करके वो बुक बना देते थे। तो आप ये वुडन ब्लॉक्स देख सकते हैं। तो इन्हें जो भी लिखना होता था, पहले उन वुडन ब्लॉक्स पर कार्व करते थे। जैसे उन्हें अपने बारे में कुछ लिखना है या कोई उन्हें ड्राइंग प्रिंट करनी है, तो ये पहले वुड के ऊपर कार्व करते थे। तो जब इनकी कार्विंग हो जाती थी, तो इसके ऊपर इंक अप्लाई करते थे। तो वुड जब उस इंक को एब्जॉर्ब कर लेता था, तो फिर उसे पेपर पे प्रेस कर देते थे, जिससे वो जो सेम पैटर्न है वो पेपर पे छप जाता था। तो हम इसी को इनिशियल प्रिंटिंग कह सकते हैं, जो कि इन्होंने स्टार्ट की थी। तो अब इनकी दूसरी इन्वेंशन पर आए तो ये था मैग्नेटिक कंपास। इन्होंने कंपास इन्वेंट किया था। तो ये कंपास हम किस लिए यूज करते हैं, कि जो डायरेक्शंस होती है उनका पता लगा सके। तो कंपास में नॉर्थ डायरेक्शन मार्क्ड रहती है। तो जब वो नॉर्थ डायरेक्शन के हिसाब से हम और भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अगर हमें कोई भी एक डायरेक्शन पता हो, तो जैसे हमें नॉर्थ पता है, तो उसके नीचे वाला साउथ, उसके उसके राइट वाला ईस्ट, एंड उसके लेफ्ट वाला वेस्ट। तो इस टाइप से हम अपनी जो डायरेक्शन है उसको पता लगा सकते हैं। तो आप एक कंपास देख सकते हैं। इन्होंने ये वन ऑफ द इनिशियल कंपास बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने एक मेटल प्लेट के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगाया, जो कि ये डिनोट करता था। जैसे इन्होंने ऐसे 4 मार्किंग्स की हुई हैं, तो जिस भी तरफ वो घूमता था तो पता चलता था कि कौन सी डायरेक्शन है। तो हमें हमें एविडेंसेस मिले हैं 1050 BCE में हमें ऐसे कंपास के। हॉर्स स्टिरअप। तो आपने देखा होगा कि ये जो हॉर्स राइडर्स होते हैं, तो ये स्टिरअप का यूज करते हैं। तो मान लीजिए एक हॉर्स राइडर अपने हॉर्स पे राइडिंग कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हॉर्स पे ग्रिप नहीं बन पाती अच्छे से, तो वो ऐसे स्टिरअप्स यूज करते हैं, जिससे कि उनका पैर स्टेबल रहता है और वो हॉर्स राइडिंग अच्छे से कर पाते हैं। तो स्टिरअप्स बेसिकली हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिससे कि जो राइडर है वो हॉर्स की स्पीड
इजीली रेगुलेट कर सके। तो ये स्टिरअप आप देख सकते हो। तो इसमें बेसिकली क्या करते थे कि जो घोड़े उसके दोनों साइड लटका देते थे और इसमें अपना पैर इसके अंदर ऐसे हुक कर लेते थे जिससे इनकी पैर की ग्रिप घोड़े के ऊपर बने रहे। तो ये हॉर्स स्टिरअप जो थे इनके जो कैवलरी आर्मी होती थी, यानी जो इनके घुड़सवारों की जो आर्मी होती थी, तो इसमें स्टिरअप का इन्होंने मास स्केल पे यूज किया। तो हमें ये स्टिरअप ब्रॉन्ज के मिले हैं और आयरन के मिले हैं। तो आप इस स्टिरअप को देख सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी बहुत जंग लगी हुई है, तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि स्टिरअप आयरन का होगा। गन पाउडर चाइनीज से अराउंड 850 एडी में इन्होंने इन्वेंट कर लिया था। तो गन पाउडर बेसिकली चारकोल, सल्फर एंड नाइट्रेट का मिक्सचर होता है। तो ये जो मिक्सचर होता है हम इसी को गन पाउडर कहते हैं। तो इस पाउडर को गन में डाला जाता है। तो फिर जब गन इसको शूट करता है तो ये बहुत ही तेजी से आवाज करता है और ये जल्दी से ही फ्लेमेबल भी होता है। तो ये जल्दी आग भी पकड़ता है क्योंकि इसमें सल्फर डाला गया है। तो सल्फर आप जानते हैं कि जल्दी आग पकड़ता है। तो इसी वजह से गन पाउडर को वॉरफेयर में काफी यूज किया जाता था। वॉरफेयर यानी जो सेना होती है और जो सोल्जर्स होते थे ये गन पाउडर का बहुत ही मास स्केल पे यूज किया करते थे। वाटर मिल्स, तो वाटर मिल्स होते थे, आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिवर जा रही है, तो इन्होंने बीच में एक व्हील टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसके ऐसे बकेट्स लगे हुए हैं और ऐसे ये जो बकेट्स हैं, तो ये जो बकेट्स हैं ऐसे पानी उसमें जा रहा है। तो इसी को हम वाटर मिल कहते हैं। तो चाइनीज वर द फर्स्ट जिन्होंने ये वाटर मिल्स को इन्वेंट किया। तो ये जो वाटर मिल जब घूमता था तो ये कॉर्न उसमें डाले करते थे। तो जो सूखा कॉर्न होता था वो फ्लोर में ग्राइंड हो जाता था। व्हील बैरो, तो व्हील बैरो जैसे तो व्हील बैरो एक सिंपल मशीन होता है जिसकी मदद से हम लोग सामान जैसे जो क्रॉप है हमारी या कोई भारी चीजें उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसमें बॉक्स लगा होता है जिसमें 2 व्हील्स अटैच रहती हैं और इसमें ऐसे हैंडल बना होता है। तो यहाँ पे आप अपना सामान डाल सकते हैं और ये दोनों हैंडल पकड़ के आप चल सकते हैं। तो आप आई होप कि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि व्हील बैरो क्या होता है। तो इन्होंने 1st सेंचुरी एडी में व्हील बैरो का भी इन्वेंशन कर लिया था। तो ये बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसमें दोनों साइड हैंडल होते हैं और ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसमें 2 व्हील्स अटैच होती हैं। तो जिसकी मदद से जो व्हील है तो उसकी मदद से हम सामान को इजीली पुश कर सकते हैं। चाइनीज स्क्रिप्ट, तो एक एम्परर थे फुक्शी। तो आप इनको इस इमेज में देख सकते हैं। तो इनको ही फादर ऑफ चाइनीज स्क्रिप्ट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पीरियड में चाइनीज स्क्रिप्ट का बहुत ही डेवलपमेंट करवाया। अगर टाइम फ्रेम देखा जाए तो ये अराउंड हमसे 5000 साल पहले थे। तो 5000 ईयर्स पहले मतलब 3000 BC में ये चाइना के रूलर थे। तो इन्होंने ये जो चाइनीज स्क्रिप्ट थी इन्होंने इनका बहुत ही डेवलपमेंट किया। तो इसी वजह से इन्हें कहते हैं फादर ऑफ चाइनीज स्क्रिप्ट। तो चाइनीज स्क्रिप्ट जो है पहले पिक्टोरियल होती थी, जैसे कि सभी सिविलाइजेशन जो हमने देखी उनकी स्क्रिप्ट ज्यादातर पिक्टोरियल होती थी। तो इनका ये जो इनिशियल टाइम था इनकी पहले पिक्टोरियल स्क्रिप्ट होती थी, पर ये धीरे धीरे करके इन्होंने वर्ड्स एंड लेटर्स में इवॉल्व करना स्टार्ट किया। तो इनकी खुद की लैंग्वेज हो गई। तो ये बोथ वर्ड्स एंड आइडियाज को पहले पिक्चर में एक्सप्रेस किया करते थे। जैसे हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन का देखा, तो उसमें इन्होंने लोटस को एक नंबर का साइन दिया है, एक मैन को नंबर का साइन दिया है। तो इस टाइप से ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते थे तो उसको अलग अलग मीनिंग्स दिया करते थे। तो पहले ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट से ही अपने आइडियाज को शेयर किया करते थे एक दूसरे से। और ये जो स्क्रिप्ट होती थी ये टॉप टू बॉटम लिखी जाती थी। जैसे हमारी जो स्क्रिप्ट होती है चाहे इंग्लिश या हिंदी, तो हम उसे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। और एक स्क्रिप्ट होती है जिसको हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं। और एक और टाइप की स्क्रिप्ट होती है बोस्टोफिडॉन स्क्रिप्ट, जिसमें हम बोथ ऑफ द साइड से लिखते हैं। जैसे एक बार हमने लेफ्ट साइड से लाइन स्टार्ट की, फिर राइट साइड से लाइन स्टार्ट की, पर इनकी स्क्रिप्ट कुछ अलग थी। ये टॉप टू बॉटम लिखते थे। जैसे इन्होंने यहाँ से अपना सेंटेंस लिखना स्टार्ट किया तो फिर इनका जो सेंटेंस की एंडिंग है ये नीचे जाके होती थी। तो आप ये देख सकते हैं इनकी स्क्रिप्ट का जो पैटर्न था लिखने का ये कुछ डिफरेंट था।
जैसे हमें अगर हम इनके पिक्टोरियल स्क्रिप्ट का एक एग्जांपल देखें तो हमें वर्ड ब्राइट बताना है। तो ब्राइट को हम सन या मून से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सन में भी बहुत ब्राइटनेस होती है और मून में भी ब्राइटनेस होती है। तो हमें अगर ब्राइट वर्ड रिप्रेजेंट करना है तो हमें इनके स्क्रिप्ट में ब्राइट वर्ड के लिए सन या मून मिला है। तो चाइनीज स्क्रिप्ट पहले बहुत ही डिफिकल्ट होती थी अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि इन्होंने इस सिंबल का क्या मीनिंग इन्होंने रखा हुआ है। तो ये जो चाइनीज स्क्रिप्ट होती थी बहुत ही डिफिकल्ट होती थी पढ़ने के लिए। तो इसी वजह से जो अपर क्लास होती थी, नोबल होती थी या जो प्रीस्ट होते थे, पहले यही चाइनीज स्क्रिप्ट का यूज किया करते थे। तो ब्रश और इंक से ये चाइनीज स्क्रिप्ट लिखा करते थे। जैसे कि आप ये स्क्रिप्ट देख सकते हैं, तो आई होप कि किसी को ये समझ में आ रही होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी जो स्क्रिप्ट है थोड़ी सी पिक्टोरियल फॉर्म में है, तो आम लोगों के लिए समझना ये किसी मुश्किल काम से कम नहीं। तो इसी वजह से ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया, ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। तो चाइनीज जैसे बैम्बू या वुड के जो स्लिप्स हैं, जैसे एक ट्री है तो उसकी ये बार्क पर लिखते थे। जैसे जो ट्री की छाल होती है हम उसी को बार्क कहते हैं। तो ये उन्हीं की छाल पे पहले लिखा करते थे, फिर इन्होंने बाद में सिल्क और पेपर पे लिखना स्टार्ट किया। तो जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था और इन्होंने सिल्क बनाना सीख लिया था, तो फिर इन्होंने धीरे धीरे सिल्क पे स्विच किया। फिर इन्होंने जब पेपर बनाना सीखा तो इन्होंने सिल्क से पेपर पे स्विच कर लिया, क्योंकि सिल्क को बनाना काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, उसमें बहुत मैन लेबर लगता है और उसके लिए जो मटेरियल्स लगते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसी वजह से पेपर एक चीपर ऑप्शन था और लोगों के लिए इजी टू कैरी भी था। तो इसी वजह से लोगों ने फिर पेपर पे स्विच कर दिया। तो इन सारी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए स्पेशल कैलीग्राफी ब्रश एंड इंक्स आते थे, जिनसे वो लोग लिखा करते थे और वो काफी इंटेंसिव लेबर से बनता था। जैसे ब्रश जो होते थे वो एनिमल हेयर से बनता था, एनिमल जो फर होता है उससे बनता था, और इंक चारकोल से बनाते थे ये। तो इसी वजह से बहुत एक्सपेंसिव होता था और इसी वजह से हम इसे नोबिलिटी के अंदर में ये कह सकते हैं कि नोबिलिटी ही राइटिंग ये लिखा करती थी। अब चलिए चाइनीज के आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं। तो चाइनीज सिविलाइजेशन के जो लोग थे, हमें उनमें कोई ऐसा नोटेबल आर्ट एंड आर्किटेक्चर मिला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि चाइनीज सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है और इन्होंने अपना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ज्यादा लिटरेरी सोर्सेज पर ध्यान दिया है। अगर हम और सिविलाइजेशन, उस समय की मेजर सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन को कंपेयर करें, तो और सिविलाइजेशन में हमें ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, पर चाइनीज सिविलाइजेशन में हमें लिटरेरी सोर्सेज ज्यादा मिले, क्योंकि ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन है इनमें हमें ऐसे कई सारी बुक्स मिली हैं, पर ये जो और सिविलाइजेशंस है हमें यहाँ से ज्यादातर आर्ट एंड आर्किटेक्चर और इनके जो मटेरियल्स हैं इन्होंने ज्यादा बनाए थे। तो इसी वजह से हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में चाइना को थोड़ा कम मतलब डाउन मान सकते हैं। और पर तभी हमें वहां से कुछ बिल्डिंग्स मिली है। जैसे कि आप एक ये पगोड़ा देख सकते हैं। तो पगोड़ा ये बेसिकली उस समय के जो रिलीजियस सेक्ट जो होते थे, जैसे बुद्धिज्म में है, क्योंकि ये जो बुद्धिज्म है वहां पे फैल गया था, क्योंकि ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन है ये एडी तक चला है। जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने कंपास का इन्वेंशन और गन पाउडर का इन्वेंशन इन्होंने सारे एडी में किए हैं। तो जो चाइनीज सिविलाइजेशन है ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि बीच में कभी गायब नहीं हुई। जैसे एक रूलर गया तो दूसरा रूलर आया कंटिन्यूएशन में, इनका कभी बीच में कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं आया। इसी वजह से हमें इनके काफी रिटर्न सोर्सेज मिल जाते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि चाइनीज सिविलाइजेशन काफी कंसिस्टेंट थी। तो आप ये देख सकते हैं ये पगोड़ा जो है, तो पगोड़ा में इनके जो गॉड्स होते थे वो इसके अंदर इनकी मूर्तियां हुआ करती थी और वो इसे पूजते थे। तो आप ये देख सकते हैं ये मल्टी स्टोरी इन्होंने पगोड़ा बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, हमें ऐसा ही एक पगोड़ा एक फीमेल डीटी का मिला है जिनका नाम है बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा। तो ये आप पगोड़ा देख सकते हैं, मल्टी स्टोरी है और ये जो पगोड़ा है ये टैंग पीरियड में बना था। इनकी एक डायनेस्टी टैंग, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में ये अवलोकितेश्वरा, ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा का ये पगोड़ा बना था।
तो चाइनीज जो थे इन्होंने पेंटिंग में काफी डेवलपमेंट किया था, क्योंकि उस समय तक सिल्क का इन्वेंशन हो गया था। तो ये जो सिल्क क्लॉथ होते थे, सिल्क फैब्रिक पर ये पेंटिंग्स किया करते थे। तो ये जो पेंटिंग के कलर से ये अब भी नेचुरल यूज करते थे, जैसे कि रेड कलर जो है ये ब्लड से आ सकता है, और ग्रीन कलर हमें लीव से मिल सकता है, ब्लू कलर हमें इंडिगो, और एक स्टोन होता है प्रीशियस स्टोन, लैपिस लाजुली। तो अगर हम उसको थोड़ा और प्रोसेस करें तो वो उससे हम ब्लू कलर बना सकते हैं, क्योंकि वो स्टोन भी ब्लू कलर का होता है। तो हमें इस टाइप के नेचुरल कलर्स के, हमें ऑर्गेनिक कलर्स के हमें पेंटिंग मिले, जिनके ऊपर ज्यादातर लैंडस्केप्स या कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या हिस्टोरिकल फिगर या किसी वॉर के ऊपर ये पेंटिंग बनाया करते थे। तो हमें पोर्ट्रेट्स के ऊपर बड़ी कम पेंटिंग्स मिली है। ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये काफी आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग हमें मिली है चाइनीज सिविलाइजेशन की। तो ये बहुत ही लंबी ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आप देख सकते हैं कि कई सारे टूरिस्ट इसे घूमने जाते हैं यहाँ चाइना में। तो एक फन फैक्ट है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसमें से भी 30% जो पार्ट है वो डिस्ट्रक्ट हो चुका है, वो डिसअपियर हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे चला तो ये जो इसके ऊपर कई सारे हमले हुए, तो कई बार वॉल्स गिर गई, और कई सारे लोग क्या करते थे, अगर उन्हें घर बनाना होता था तो इस टाइप के मॉन्यूमेंट्स से जो ब्रिक्स होते थे वो उनके ब्रिक्स को अपने घर में लगा लिया करते थे। तो इसी वजह से इसका जो 30% है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये डिसअपियर हो चुका है। अराउंड 2021 बीसी में हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि जो किन डायनेस्टी थी, किन शी हुआंग डायनेस्टी, इन्होंने ऑर्डर दिया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया जाए, क्योंकि उस समय मंगोलिया और चाइना के काफी कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। तो मंगोलिया की तरफ से बहुत सारे इन्वेडर्स आया करते थे, तो उन इन्वेडर से बचने के लिए इन्होंने इस बॉर्डर पे इन्होंने ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्ट कर दिया, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो वॉल्स है बहुत लंबी है और उसको पार करके जाना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर हम इसकी टोटल लेंथ देखें जो अभी बची हुई है, तो वो है 2400 किलोमीटर। तो सोच सकते हैं इतनी लंबी वॉल उस समय बनाई गई होगी, और उसमें से भी 30% ग्रेट वॉल ऑफ चाइना डिसअपियर हो चुका है। तो सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी उसमें। तो हमें कुछ कुछ डिस्टेंस पे हमें ऐसे वॉच टावर्स मिले हैं, जैसे आप ये एक वॉच टावर देख सकते हैं, जहाँ पे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे वो वहां पे बैठा करते थे और नजर रखते थे कि वहां से कोई इन्वेडर तो नहीं आ रहा। तो ऐसे हमें अराउंड 10,000 वॉच टावर्स मिले हैं। आप सोच सकते हैं 10,000 वॉच टावर बनाना कितना मुश्किल है। तो ये ऐसे 10,000 वॉच टावर हमें पूरे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में अलग अलग जगह पे, अलग अलग पॉइंट्स पे हमें मिले हैं, जहाँ पे उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे वो वहां पे देखते थे, और वहां पे देखते थे कि वहां पे कोई इन्वेडर तो नहीं आ रहा। और वॉल के ऊपर ही इन्होंने छोटे छोटे हाउसेस बनाए थे कि वहां पे जो सेना के लोग हैं वो भी तैनात रह सके, वहां पे वो लोग रह सके, क्योंकि वहां पे 100% चांसेस है कि उसके ऊपर इन्वेजन हो। तो इसी वजह से वहां पे थोड़ी सेना रखनी जरूरी है। साइंस, तो साइंस चाइनीज ने काफी इन्होंने डेवलपमेंट किया। चाइनीज ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि अब अगला एक्लिप्स कब आने वाला है। तो ये सोलर एंड लूनार कैलेंडर दोनों फॉलो किया करते थे, तो इसी वजह से बता पाते थे कि कब ये एक्लिप्स आ सकता है। तो ये इसे प्रिडिक्ट कर दिया करते थे। और ये जो अपने मंथ्स थे, तो ये मून के अकॉर्डिंग काउंट किया करते थे। तो जैसे इनका मंथ है, तो मंथ में ये मून के पोजीशन के हिसाब से डिसाइड किया करते थे कि हमारे मंथ में कितने डेज होंगे। तो ऑन एन एवरेज 29 to 30 डेज वन मंथ में होते थे। तो ये हमारे मॉडर्न डे कैलेंडर जैसे ही है कि इन्होंने लिखा है कि 29 और 30 कैलेंडर। और हर साल जो हर साल होता था उसमें 365 डेज होते थे एंड 1.5 डे। तो इन्हें 1.5 डे वाला भी कैलकुलेशन पता था। तो ये लीप ईयर को भी जानते थे कि लीप ईयर क्या होता है, और ये अपने कैलेंडर में भी लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया करते थे। और इन्हें डिफरेंसेस पता थे सोलर एंड लूनार कैलेंडर के, और ये सोलर कैलेंडर भी फॉलो किया करते थे, जिससे
जिससे वो एक्यूरेट डेट बता पाते थे। और इनका जो लूनार कैलेंडर का जो कैलकुलेशन होता था, सोलर एंड लूनार कैलेंडर का जो कैलकुलेशन होता था, तो हर 19 ईयर्स में ये एक नया एडिशन लाते थे, उसमें कुछ करेक्शंस करते थे, क्योंकि 19 ईयर्स में काफी चेंजेस हो जाते हैं, स्टार के पोजीशन में चेंजेस हो जाते हैं, मून की पोजीशन में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये इसी वजह से 19 ईयर्स पर ये हमेशा अपना नया एडिशन छापते थे या उसमें करेक्शंस करते थे। तो चाइनीज प्रीस्ट जो थे ये एस्ट्रोलॉजी स्टडी किया करते थे। एस्ट्रोलॉजी यानी जो हमारे यूनिवर्स है उसको स्टडी किया करते थे। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में हमें एक मैप मिला है जिसमें उन्होंने सारे स्टार्स जो देख सकते हैं हम अर्थ से, तो इन्होंने ऐसे कई सारे स्टार्स इनका इन्होंने मैप बनाया हुआ है जिसमें अराउंड 320 बिग स्टार्स उसमें दिए हुए हैं जो कि हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। तो जैसे ये ऐसा माना करते थे कि हमारी जो अर्थ है ये 5 एलिमेंट से बनी हुई, वाटर, फायर, वुड, गोल्ड और एक एयर। तो ये ऐसे इन्होंने 5 एलिमेंट्स बनाए हुए थे जिससे कि मानते थे कि अर्थ कंस्ट्रक्टेड है। तो जैसे हमारा अर्थ जो है ये, जैसे हम जो हिंदुइज्म में एक टर्म है हमारा पंचतत्व, तो हम इसमें ये कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो लाइफ है, ये 5 चीजों से मिलके बनी है, अग्नि, हवा, पानी, धरती और आकाश। तो ये 5 चीजों से ये हमारी जो बॉडी है या जो हमारी धरती है ये बनी हुई है। ये जो चाइनीज थे इन्होंने मेडिकल साइंसेस में भी काफी एवोल्यूशन किया था। तो ये डिफरेंट डिजीजेस को क्योर कर सकते थे, जैसे जो डिजीजेस सीजन के साथ आती हैं, जो कंटेजियस डिजीजेस होती हैं, जैसे कि कोल्ड है, फीवर है, मीजल्स है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, और भी कई सारी डिजीजेस जो हैं जो सीजन से हो जाती हैं, जैसे सीजन चेंज से हमें कई बार फीवर या कफ हो जाता है, तो ये उन सब का इलाज जानते थे। और जैसे हमारा हेडेक है, हेडेक स्प्रिंग में होता है, क्योंकि स्प्रिंग में ये जो मौसम होता है चेंज होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है कि इसमें ठंडी से ये गर्मी में हम लोग आ रहे हैं, तो उस ट्रांजिशन पीरियड में हमें हेडेक्स हो सकते हैं, स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, और समर में हमें फीवर आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी को लू लग गया, तो लू लगने से क्या होता है कि वो हमारा जो बॉडी होती है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ जाते हैं, तो इसी वजह से हमें फीवर आने लगता है। तो समर में हमें फीवर आ सकता है, और ऑटम में हमें कई सारे लंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, और विंटर में भी हमें लंग डिसऑर्डर मिलते हैं। जैसे ठंडियों में कई सारे लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती थी, तो एस्थमा में हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसी वजह से ये उनका भी क्योर जानते थे। तो एक मेडिकल साइंस में एक इनके मेन लीडर थे चैंग चुंग चिंग, जिनका प्रोनाउंसिएशन है जैंग जुंग जिंग। तो ये इन्हें सेज ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। तो सेज का मतलब होता है साधु, यानी जो मेडिसिन को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इन्होंने टाइफॉइड फीवर के ऊपर इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया था उस समय। तो ये इन्होंने रिसर्च की थी कि टाइफॉइड फीवर क्यों आता है, उसका डायग्नोसिस कैसे करें, प्रियोग्नोसिस कैसे करें, और उसका क्योर क्या है, उसके प्रिवेंशन क्या है। तो इन्होंने इसके ऊपर एक रिसर्च की थी, तो इसी वजह से हम इन्हें सेज ऑफ मेडिसिन कहते हैं। हुआ तो ये एक फेमस चाइनीज सर्जन है जिन्होंने एनेस्थीसिया का यूज करना स्टार्ट किया। तो एनेस्थीसिया क्या होता है, वो हम बॉडी में जब इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी धीरे धीरे थोड़ी अनकॉन्शियस होने लगती है, और जो सर्जरी के समय जो पेन होता है वो थोड़ा हमें कम महसूस होता है, या कभी कभी जब हाई पावर का एनेस्थीसिया चढ़ाया जाता है तो हमें कभी कभी फील ही नहीं होता कि हमारी बॉडी की सर्जरी की जा रही है। तो इन्होंने एनेस्थीसिया का यूज किया। जैसे जो कुछ डेलिकेट ऑपरेशंस होते हैं, जो डेलिकेट सर्जरी होती है, जैसे हार्ट सर्जरी है, कुछ ट्रांसप्लांट है, तो उन सब के लिए इन्होंने एनेस्थीसिया का यूज करना स्टार्ट किया।
तो चाइनीज जो थे इन्होंने अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग नेम अलॉट किए थे। जैसे कि हार्ट होता था वो उसे प्रिंस के नाम से बोलते थे यानी राजकुमार। लीवर जो होता है तो उसे जनरल बोलते थे, जनरल मतलब सेनापति। अब गॉल ब्लैडर को सेंट्रल ऑफिस कहते थे, यानी सेंट्रल ऑफिस मतलब जो हमारा जैसे हमारी इंडिया है तो उनमें जो सेंट्रल में जो मिनिस्ट्रीज है तो उन्हीं को इन्होंने कहा है सेंट्रल ऑफिस। अब लंग को मिनिस्टर्स कहते थे क्योंकि मिनिस्टर के बिना हमारी जो किंगडम है वो हमारा किंगडम चल नहीं सकता। तो ये लंग्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर लंग गया तो हमारी लाइफ भी जा सकती है। तो लंग को मिनिस्टर कहते थे और किडनी को स्किल्ड वर्कर कहते थे। तो इन्होंने अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग नाम दिए थे। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने चाइनीज सिविलाइजेशन के टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।